नमस्कार। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं आगरा एक्सप्रेसवे पर, जिसका रास्ता सीधे आगरा जाता है। आज यूपी यात्रा में हम चलेंगे ताज नगरी आगरा और जानेंगे ताज नगरी के चुनावी मुद्दे और वहां के लोगों का सियासी मिजाज। तो आइए शुरू करते हैं यूपी यात्रा। यहां ताजमहल है, लाल किला है, यमुना है। पूरी दुनिया के 8वें अजूबे ताज को देखने सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। यानी सुविधाओं के मामले में आगरा देश के टॉप 10 शहरों में होना चाहिए, लेकिन इसे भी अजूबा ही कहेंगे कि सुविधाएं तो छोड़िए, बुनियादी जरूरतों के मामले में भी आगरा बेहद पीछे है। चुनावी माहौल है, ऐसे में ताजमहल के शहर आगरा में है। ये टटोल लें कि आखिर सियासी महाभारत में यहां के लोग किस पार्टी को पसंद करते हैं और किस नेता को नापसंद। और इसके लिए आगरा की गली गली में हम पहुंचे तो एक ऐसा सच सामने आया जो चौंकाने वाला था। अजूबे के इस शहर में कई इलाकों में पीने का पानी तक नहीं मिलता। पूरी दुनिया में मशहूर ताज नगरी के बारे में अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ के कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता तो शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये यहाँ की कड़वी हकीकत है और यहाँ का चुनावी मुद्दा भी। ये है आगरा का शादरा इलाका, जहाँ पर पूरा 50 परिवार, लेकिन हैंडपंप के नाम पर सिर्फ एक हैंडपंप है जिसमें कभी पानी आता ही नहीं। हम आगरा के शादरा इलाके में थे। एक टैंकर दिखाई दिया जिसके आगे बाल्टियों की लाइन। बच्चे इंतजार में दिखे, कब पानी मिले, कब प्यास बुझाई जाए। टैंकर के पास ही एक नल दिखा जो बरसों से सूखा था। चुनावी माहौल में काश कोई इनकी भी सुन ले और अमल कर ले, क्योंकि प्यास इन्हें भी लगती है। यहाँ तो 9-10 साल हो गई भैया, बहुत परेशान है। अमरनगर टीला है, अच्छा, यहाँ पानी खरीदते हैं, टैंकर आता है। सरकारी तो इधर आता नहीं है, मोल खरीदते हैं। गरीब आदमी है, प्राइवेट काम करते हैं, कहाँ से लाए पानी। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने कभी बोला नहीं, इतने सालों से समस्या है, कभी विधायक को, एमपी को, सरकार को, किसी को, प्रशासन से नहीं कहा कुछ? कोई नहीं सुनता, बहुत वो कर दी हमने आगे। वोट मांगने तो आते होंगे लोग? मांगने आते हैं, क्यों नहीं आते? तो आपने कहा नहीं कि आप वोट मांगते हो पानी दो? हमने ये सोच लिया कि हम वोट किसी को देंगे ही नहीं जो हमारी समस्या पूरी नहीं करेगा। ये आबादी कितनी होगी यहाँ पर, कितने लोग रहते होंगे? 60-70 घर है। 60-70 घर हैं। ये बताइए कि ये सिर्फ यही इलाका है शादरा का, या इसके अलावा भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही समस्या है? इसके अलावा पानी नहीं है कहीं भी। काफी इलाका ऐसा है, जैसे प्रकाश नगर चले जाएं, यहाँ पास में है। श्यामनगर चले जाएं, पास में ही है। टेढ़ी बगिया तक यहाँ के क्षेत्र में पानी की बहुत बुरी स्थिति है। सब लोग 4000 रुपए कमाने वाला आदमी पानी पैसे से खरीदता है। अच्छा, यहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं है? कोई नहीं। 100 रुपए पर डे का कम से कम पानी खरीदने वाला इंसान अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? बहुत ही विडम्बना की बात है। बमुश्किल 8 किलोमीटर दूरी होगी ताजमहल से। 8-7 किलोमीटर दूरी है ताजमहल से। सोचिए, लोग यहाँ पर आते हैं, देश से नहीं विदेशों से भी सैलानी आते हैं, ताजमहल की चमक धमक देखते हैं, आगरा फोर्ट देखते हैं, लेकिन उसी शहर में अगर ऐसे इलाके जहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता, तो सोचिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इलाके में कुछ महिलाएं मिली जो कैमरा देखकर कुछ सकपकाई, लेकिन फिर बोली तो मुसीबतों की झाड़ लगा दी। बताया कैसे यमुना किनारे बसे शहर के लोग बूंद बूंद को तरसते हैं। पानी को तरसते लोगों का हाल सुनकर हम आगे बढ़े तो देखा जिस यमुना के सहारे लोग पानी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो तो इतनी मैली हो चुकी है कि उसका पानी अगर सप्लाई किया गया तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। ताजमहल के पीछे की तरफ से यमुना होकर गुजरती है, लेकिन साफ सफाई कितनी है आप खुद देख लीजिए। गंदगी, कूड़ा, यानी यमुना न हुई, कूड़े का घर हुई। यमुना किनारे हमें ब्रिज जी मिले। वो यमुना बचाने के लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। वो कहते हैं यमुना के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। अगर नेता वोट मांगने के लिए भी आगरा में यमुना पर ध्यान देते तो कुछ कल्याण हो जाता। आगरा वासियों को अपने शहर में जहां ताज होने का गुमान है, तो यमुना की दुर्दशा पर उन्हें दुख भी होता है। आज की तारीख में यमुना
सबसे गंदी, प्रदूषित और मैली नजर आती है। नदी कम, नाला ज्यादा नजर आती है। पर्यावरणविद और यमुना आंदोलन से जुड़े लोग इसे एक गंभीर समस्या मानते हैं। हर बार चुनावी मुद्दा भी बनता है, लेकिन होता कुछ नहीं। ब्रज जी हमारे साथ हैं, जो कि इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ब्रज जी, हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, इस बार भी चुनावी मुद्दा है, होता क्यों कुछ नहीं? चुनावी मुद्दा तो ये कभी भी नहीं बना हुआ है, लेकिन पानी जरूर चुनावी मुद्दा रहा है। हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो उसका कारण कुछ और है, क्योंकि हम लोग मानते हैं यमुना एक विरासत है और जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो यमुना की वजह से ही आगरा में बनी थी। ताजमहल की नींव तो इसी पर टिकी है। नींव पर है, अहमदौला है, रामबाग है और दिल्ली तक तमाम इमारतें हैं। मथुरा वृंदावन की पूरी संस्कृति है, श्री कृष्ण राधा और उससे जुड़े हुए भक्ति आंदोलन पूरा का पूरा यमुना पर टिका हुआ है, कालिंदी पर टिका हुआ है। टूरिज्म पूरा ताजमहल पर टिका हुआ है। ताजमहल की सुरक्षा संरक्षण उस पर ही ध्यान नहीं है। उसकी जो फाउंडेशन है, जो कि साल की लकड़ी के चक्की के ऊपर टिकी हुई है 16 कुओं, तो यमुना के पानी पर ही है उसका। उसको निरंतर मॉइस्चर की जरूरत रहती है, लेकिन वहाँ मॉइस्चर ही नहीं है। यमुना मैली हो रही है ठीक वैसे ही जैसे नेताओं की इच्छा शक्ति और नियत। हम सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोग यमुना किनारे पतंगबाजी करते दिखे। उनसे पूछ लिया, इस बार चुनाव में किसकी पतंग उड़ेगी और किसकी कटेगी? सियासत और पतंगबाजी में ज्यादा फर्क नहीं है। कब किसकी पेंच कट जाए किसी को नहीं पता। तब इस बार आगरा में क्या लग रहा है, किसकी पेंच कटेगी इस बार? आगरा में उसकी पेंच कटेगी जो खाली कोरे वादे करेगा, जो खाली लोगों की भावनाओं से खेलेगा, उनकी जरूर पतंग कटेगी, पेंच भी कटेगा उनका। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार तो यहाँ ठीक ठाक बोलबाला था बीएसपी का जी। इस बार तो केवल उसी का बोलबाला होगा जो यमुना की बात करेगा। आप तो पेंच लगा ही नहीं रहे हैं, आपकी पतंग इधर है, ये गई, अभी कटी नहीं है। अच्छा, हवा का रुख क्या कह रहा है भाई साहब? हवा का रुख क्या कह रहा है? हवा का रुख कह रहा है कि गलती संभालो और देश को बचाओ। महिलाएं भी पतंगबाजी कर रही थीं। महिलाओं से जरा चुनावों का जिक्र किया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवार के झगड़े से लेकर सियासी समीकरणों पर सारी बात कह डाली। मैडम, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आगरा में? विकास के नाम पर वोट हो गए, जात पात? विकास के नाम पे होना चाहिए। और फिलहाल तो नोटबंदी का चर्चा मुद्दा बहुत जोर से गर्म है। सभी लोग उसी पर सोच रहे हैं किस तरह से, लेकिन जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विकास को सबसे ज्यादा अहमियत कौन दे रहा है, हमें उसको चुनाव करना है। आपकी पतंग तो लगता कट गई है। आजकल सब पतंग सभी कट रही है। जब परिवार में युद्ध हो रहा है तो हमारी पतंग तो कुछ मायने नहीं रखती है। आपने कहा कि नोटबंदी यहाँ पर मसला है, बाकी यहाँ के लोकल इशू कुछ नहीं है, क्योंकि जब सत्ता से बाहर होते हैं कोई पार्टी, उस समय तो बड़े जोर शोर से मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन सत्ता में जब आ जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे अचानक जाने कहाँ चले जाते हैं। बहुत से नेता आए आगरा में, लेकिन जिसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत थी, हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी थी, यमुना बैराज बनना था, जो कि ताज नगरी है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखती है, उसके बावजूद भी देश की छवि कहीं न कहीं बिगड़ती है। लेकिन 3 चीजों की बहुत जरूरत है आगरा शहर में, और बहुत सारे अनशन और विद्रोह भी वो हुए, धरना हुए, लेकिन नतीजा था के 3 पास वही का वही रहा। और एक मैं बात कहना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। हमारी महिला जब वोट डालेंगी, पूरी आधी आबादी पूरा समर्थन किसको कर रही है, इस बात का भी बहुत महत्व रखता है। मतलब इस बार आधी आबादी तय करेगी कि आगरा से कौन उम्मीदवार निकलेगा? आधी आबादी तो पूरी विश्व की चाल ढाल को तय करती है। आधी आबादी घर को चलाती है, तब उसके बाद जब घर अच्छे से चलता है तो देश अच्छे से चलता है। आगरा की फिजा में चुनावी पतंग खूब उड़ रही है। अब आगे हम बढ़े ये जानने के लिए कि आखिर जुबान पर किस नेता के लिए मिठास है। आगरा के सबसे मशहूर पेठे वाले के पास हम थे। दुकान में अंगूरी, केसर, गुलाब लड्डू, केसर अंगरी सब तरह के पेठे थे। दुकानदार से पूछा, पेठे की मिठास आगरा के लोगों को खूब पसंद है, क्या चुनावी वादों की मिठास भी पसंद करते हैं? जैसे मथुरा का पेड़ा मशहूर है, वैसे मशहूर है आगरा का पेठा। हम इस वक्त आगरा के सबसे पुराने पेठे की दुकान पर हैं। गोयल साहब हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चुनाव है, यूपी चुनाव में इस बार आगरा का समीकरण क्या है? समीकरण तो अभी देखो, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो विकास किया है अखिलेश जी ने, अच्छा, उसको देखते हुए तो अखिलेश जी की पार्टी आनी है। मतलब इस बार आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? समाजवादी सरकार तो आनी है। इसका कारण है जो अखिलेश जी नवयुवक है और उन्होंने प्रदेश का विकास किया है, और विकास के आधार पर ही उनको वोट मिलेगा।
पेठे का जायका लेकर हम उस शख्स के पास पहुंचे जो राजनीति को सिर्फ एक हाथ से समझते हैं। उन्हें नेताओं के वादों पर हंसी आती है। ये शख्स हैं आगरा के मशहूर हास्य कवि रमेश मुस्कान। ताजगंज में तांगे पर बैठकर रमेश मुस्कान ने हमें आगरा में नेता के वादों पर कई कविताएं सुना डाली जो नेताओं पर एक तंज की तरह थी। यूपी में चुनाव को लेकर चर्चाओं का, बहस का, अटकलों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय तो आप अखबारों में, टीवी में देख सुन रहे होंगे। हम आगरा के ताजगंज इलाके में हैं और हमारे साथ हैं आगरा के जाने माने हास्य कवि रमेश मुस्कान जी। यूपी चुनाव पर एक हास्य कवि क्या कहता है, इस चुनाव को वो कैसे देखता है? रमेश जी, इस चुनाव को, यूपी चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो मैंने अनुभव किया है पिछले कुछ चुनावों से, जैसे हमारे यहाँ टिकट विकेट का क्रय विक्रय भी होता है, मैंने एक कल्पना की है और कहीं न कहीं ये साकार भी होती है। हास्य कविता में मैंने उसको महसूस किया है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। रात गधा सपने में आया, रात गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना, सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण है सारे, जिनसे राजकाज चलता है, देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। अब वो बता रहा है कि मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, कि घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था, नजर बचा कर दाव लगाकर खेप आखिरी लेकर भागा, तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमी नहीं है। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, चोर उचक्के हत्यारे तक तुमने संसद तक पहुंचाए। जो करते थे डग्गे मारी या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। तुम मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी। तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी, मेरी गदी साथ मित्रों के मतपेटी पूरी भर देगी। वक्त है ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी ताज नगरी आगरा से यूपी यात्रा जारी। आगरा में हम लोगों की नब्ज टटोल रहे थे कि आखिर वो किसे वोट देंगे। हम लाल किले पर थे, टूरिस्ट मिले, वो बोले बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए तो सुविधा बेहतर हो जाएगी। आगरा में हर साल 5 लाख विदेशी पर्यटक समेत 30 लाख के करीबन पर्यटक यहाँ पर आते हैं, स्पेशली ताजमहल को देखने के लिए, आगरा फोर्ट को देखने के लिए, ताज नगरी घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर होटेलियर या रेस्टोरेंट मालिकों की ये मांग है, पर्यटक भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, और जो यहाँ पर खिरिया एयरपोर्ट है, नजदीकी एयरपोर्ट, वहाँ पर डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो बहुत कम है। इससे लोगों को दिक्कत होती है, या तो उनको वाया रोड आना पड़ता है दिल्ली से या ट्रेन से। आप कहाँ से हैं? सर मैं नोएडा से हूँ, नोएडा दिल्ली से। तो कैसे आप आगरा आए हैं? मैं वाया ट्रेवल्स से जो है आया हूँ यहाँ पे कैब के थ्रू। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट्स थोड़ी बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स काफी कम है और बिल्कुल जो है सरकार को ये करना चाहिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स का थोड़ा सा और भी बढ़नी चाहिए। तो आप बराबर आती है मैडम कि पहली बार आए? सेकंड टाइम है, बट हाँ अगर फ्लाइट वगैरह का सुविधा रहेगा तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे जिनको अच्छा लगेगा यहाँ देखना, क्योंकि ये इतना स्पेशल प्लेस है, तो ऑब्वियसली होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप होटल कारोबार रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर एयरपोर्ट की? हालांकि काम तो चल रहा है एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जी, काम अभी पेपर वर्क ही हो रहा है। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, तो ग्राउंड लेवल पे कब तक होगा? 150 एकड़ लैंड जो है वो तो एक्विजिशन की बात है उस पर। अभी एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट पास हुआ है वो सिविल टर्मिनल के लिए हुआ है। अच्छा, खिरिया एयरपोर्ट को ही बढ़ाया जा रहा है? हाँ, उसका एक्सटेंशन के लिए हुआ है। हाँ, तो अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब तक ग्राउंड लेवल पे कब तक काम चालू हुआ, कब तक ये सपना पूरा हुआ आगरा का, इसमें अभी कहने में देर होगी। यूं तो आगरा में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनमें से एक मुद्दा है आगरा में हाईकोर्ट की बेंच की मांग का। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दुर्गविजय सिंह भैया जी। ये मसला तो काफी पुराना है, कई चुनाव में भी ये मसला बना, इस बार भी शायद ये मसला है। क्या दिक्कत है इसमें?
देखिए 1868 में हाई कोर्ट की उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी और वो आगरा में हुई थी। 1869 में देश की आजादी के लिए जो जंग चल रहा था उस समय ये आगरा सबसे ऐतिहासिक जगह मानी गई और उस आधार पे इसको शिफ्टिंग कर दिया गया था। यहाँ से टेम्परेरी शिफ्टिंग था इलाहाबाद के लिए। तो यहाँ कभी आया कोई नेता, यहाँ आश्वासन देकर गया? यहाँ नेता तो बहुत आए और कई लोगों ने आश्वासन दिया। इलेक्शन पीरियड आता है उस समय सभी नेता ये कहते हैं कि हम हाईकोर्ट की मांग को उठाएंगे, संसद में भी उठाएंगे। क्या नेता लोगों की बातों को मानते हैं और उन पर कितना अमल करते हैं, और चुनावों में क्या कुछ खास करना पड़ता है? इस बारे में हमने जाना आगरा दक्षिण से विधायक योगेंद्र उपाध्याय से। हमारे साथ हैं आगरा दक्षिण से बीजेपी के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी। योगेंद्र जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरा मुद्दा ये होगा कि जो मैंने जनता से वादा किया था उसमें काफी कुछ हद तक विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी मैंने सफलता प्राप्त की है और आगे जो काम मेरे रह गए उनको पूरा करूंगा, क्योंकि पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी और सरकार के ना रहते हुए जो मेरे विषय अधूरे रह गए थे उनको पूरा करना। साथ में इस क्षेत्र की पानी की समस्या लोग कह रहे हैं पानी की बहुत समस्या है। आगरा में पानी की समस्या पिछले 100 सालों से भी अधिक की देन है, लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि इस समस्या का निदान क्या होना चाहिए और निदान के लिए मैंने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के उसके स्थायी निदान की बात की। फिर स्थायी निदान के लिए मैंने सबसे पहला प्रतिवेदन एक्सपर्ट्स से समझकर बात की, मुख्यमंत्री जी को प्रतिवेदन दिया और आजम खान साहब जो नगर विकास मंत्री हैं उनको प्रतिवेदन दिया। 11 मार्च के चुनावी नतीजे तय करेंगे कि यूपी का किला कौन फतेह करेगा और ताज नगरी जीत का ताज किसके सिर पर पहनाएगी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक मुझे मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24।